नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी के 5वें चैप्टर को लेकर के, जिसका नाम है नॉलेज बाय एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। तो आज हम लोग ये दो प्रकार के नॉलेज को डिस्टिंग्विश करेंगे। दो प्रकार के नॉलेज के बीच में जो डिस्टिंक्शन है हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। और एक तरीके से अगर आप देख रहे हो, एक तरीके से अगर आप समझ रहे हो, तो आप ये पाएंगे कि अब रसेल मेटाफिजिकल प्रॉब्लम से कि अपीयरेंस क्या है, रियलिटी क्या है, इन सब प्रॉब्लम्स से मैटर क्या है, ये सब प्रॉब्लम्स को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। और वो एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा की बात कर रहे हैं, और उस ज्ञान मीमांसा की पृष्ठभूमि यहाँ पे वो सेटअप कर चुके हैं अपने मेटाफिजिक्स के डिस्कशन को लेकर के। और इस सेंस में हम ये भी समझ सकते हैं कि रसेल ने मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को पहले इसलिए रखा क्योंकि उनका शायद ये मानना हो सकता था कि जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो हमारे एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट है। अब हम कैसे चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, उनका उनकी एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है, इस पे हम लोग परिचर्चा करेंगे। और एक्वेंटेंस और डिस्क्रिप्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो रसेल जो है वो नॉलेज को दो प्रकार की नॉलेज में डिस्टिंग्विश करते हैं। पहली प्रकार की वो नॉलेज को कहते हैं नॉलेज ऑफ थिंग्स, और दूसरी प्रकार की नॉलेज को वो कहते हैं नॉलेज ऑफ ट्रुथ्स। फिर रसेल कहते हैं कि जो नॉलेज ऑफ थिंग्स है वो दो प्रकार की हो सकती है, और पहला प्रकार है उसका नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, और दूसरा जो प्रकार है वो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन है। तो रसेल इस प्रकार से दो प्रकार की नॉलेज के बीच में बाइफरकेशन को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि नॉलेज ऑफ थिंग्स एक चीज है, चीजों के बारे में जो आपकी संज्ञान है, जो आपका आपके बारे में जो उनको लेकर के जो ज्ञान है वो, और जो सत्य है, जो फैक्ट है, उनको लेकर के जो बारे में आपको ज्ञान है, ये दो प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं। और जो चीजों के बारे में, जो थिंग्स के बारे में जो ज्ञान है, वो दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, और वो कहते हैं कि नॉलेज बाय एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, कि ये दो प्रकार के नॉलेज हो सकते हैं। नॉलेज ऑफ थिंग्स के दो प्रकार के नॉलेज के प्रकार हो सकते हैं, नॉलेज ऑफ थिंग्स के दो प्रकार हो सकते हैं। अब नॉलेज बाय एक्वेंटेंस को कहते हैं कि वो डायरेक्ट है और नॉन इन्फेरेंशियल है। कि आप जब किसी सब्सटेंस से अपरोक्ष रूप से जब आपका और सब्सटेंस का सन्निकर्ष होता है, तो वहां पे इन्फेरेंस तो आएगा नहीं, वहां पे अनुमान तो आएगा नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली परसीव कर रहे हैं। तो वहां जो आप प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जो अपरोक्ष प्रत्यक्षीकरण करते हैं आप, जो प्रत्यक्ष है वो अपरोक्ष ही है। तो जो आप प्रत्यक्ष करते हैं, जो नॉन इन्फरेंशियल है किसी चीज के बारे में, तो उसको कहते हैं नॉलेज बाय एक्वेंटेंस। अब इंडिपेंडेंट किस चीज से है? इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ट्रूथ अबाउट इट। आप इस दुनिया को एक सेंसरी कर्टेन से परसीव करते हैं, और वो सेंसरी कर्टेन बहुत सारी चीजों को छुपा लेता है और बहुत ही कम रेंज की चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो जो आप उसको, टेबल को, उसके टेक्सचर को, उसके कलर को, लाइट को, जो आप ये समझ पा रहे हैं, जो आप ये उनके बारे में एक परिकल्पना बना पा रहे हैं, वो जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना किसी भी ट्रुथ, उस सब्सटेंस के बारे में, उससे भिन्न है। तो नॉलेज बाय एक्वेंटेंस जो है वो डायरेक्ट होता है, और इसका एक एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि आप किसी टेबल को देखें या उसका, उसके कलर और टेक्सचर के बारे में आप इमीडिएटली अवेयर हो, ये न जानते हुए कि उसके पीछे क्या साइंटिफिक मैकेनिज्म काम कर रहा हो सकता है। तो जब आप सिर्फ सेंसरी कर्टेन्स के फिल्टर से ही जब आप नॉलेज को देखते हैं, तो वो नॉलेज बाय एक्वेंटेंस होता है। नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो है दूसरी तरफ, वो इनडायरेक्ट है, और वो रेफर करती है ऑब्जेक्ट्स को, किस कैसे डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन सेंस डेटा।
सेंस डेटा किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में आपके पास कैसा डिस्क्रिप्शन लेकर के आ रही है, उसको जब आप उसके थ्रू जब आप ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे होते हैं, तो वो नॉलेज जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि वो किसी चश्मे या किसी फिल्टर के थ्रू आ रही है, किसी कंसेप्चुअल फिल्टर के थ्रू आ रही है। वो जो सेंस डेटा है उससे आप डायरेक्टली उसका आपका एक्विंटेंस नहीं है, आप उससे इनडायरेक्ट वे पे एक्विंटेंस कर रहे हैं। जैसे कि जब आप कहते हैं कि एप्पल इज रेड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स light at a specific wavelength, you are describing the apple based on scientific truth. So जब आप किसी एप्पल को देखते हैं और ये कहते हैं कि ये लाल है क्योंकि ये एक सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो आप नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन आप कर रहे हैं। और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में आप ऑब्जेक्ट्स को सेंस इंप्रेशंस को आप यूज करते हैं, और वो सेंस इंप्रेशंस जो होते हैं वो सेंस डेटा और नॉलेज जो है, जो ट्रुथ है, जो ट्रुथ स्टेटमेंट्स है किसी सब्सटेंस के बारे में, उस पर डिपेंड करती है। तो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो है ये हमें हेल्प करती है अपने वर्ल्ड को डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू देखने की। तो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में हमने आखिरी चीज जो देखी, वो हमने आखिरी चीज ये देखी कि नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको हेल्प करती है इस दुनिया के बारे में फैक्ट्स इन्फर करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि आप लाइट को कैसे परसीव कर रहे हैं, ये आपकी लाइट को लेकर के, ऑप्टिक्स को लेकर के जो आपकी साइंटिफिक समझ है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पे रसेल कहते हैं कि नॉलेज बाय एक्वेंटेंस जो है वो सारे ही प्रकार के ज्ञान का जो है फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है या फाउंडेशनल बेसिस है। और रसेल कहते हैं कि while sense data exemplify direct acquaintance, memory extends it by enabling immediate awareness of past experiences. हालांकि जो सेंस डेटा है उनसे ही आपका चीजों के थ्रू जो सन्निकर्ष होता है, जो डायरेक्ट एक्वेंटेंस होता है वो होता है, लेकिन जो मेमोरी है वो भी आपको एक प्रकार से इमीडिएट अवेयरनेस प्रेजेंट करती है पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में। अब हालांकि रसल यहाँ पे प्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज के डिस्टिंक्शन को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में, इंडियन एपिस्टेमोलॉजिकल सिस्टम्स में जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, जैसे मीमांसा हो गया, मीमांसा दर्शन हो गया, पूर्व मीमांसा दर्शन हो गया, और इसके अलावा जो आपका न्याय दर्शन हो गया, वो प्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज के बीच में डिफरेंशिएशन करती है। तो वो रसल यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, और रसेल कह रहे हैं कि मेमोरी भी जो है वो इमीडिएट अवेयरनेस लेके आती है पास्ट एक्सपीरियंसेस का। फिर ये जो acquaintance by memory है enables us to retain an immediate awareness of things that are no longer present। ये acquaintance by memory जो है ये आपके immediate awareness में उन चीजों को लेके आती है जो कि आपके sensory apparatus के सामने immediately present नहीं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं एक्वेंटेंस बाय सेंस डेटा और एक्वेंटेंस बाय मेमोरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए, को अलग अलग तौर पे समझने के लिए। एक्वेंटेंस बाय सेंस डेटा तो ये हुआ कि आप एक ट्री को देख रहे हैं, उस ट्री को देख करके आप उसके रंग के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में, उसके शेप के बारे में आप इमीडिएटली जो अवेयर हो रहे हैं, वो एक्वेंटेंस बाय सेंस डेटा रहा। और एक्वेंटेंस बाय मेमोरी जो है, एक्वेंटेंस बाय मेमोरी वो तब होगी जब आप उसे रिकॉल कर रहे होंगे, जब आप उस ट्री के साथ बिताए हुए परहैप्स कोई एक मेमोरेबल इवेंट को याद कर रहे होंगे, या आप उस ट्री को लेकर के कोई किसी इवेंट को जब आप याद कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल द फॉलिंग ऑफ अ ट्री लीफ, फॉलिंग ऑफ अ लीफ फ्रॉम अ ट्री जब आप इमेजिन कर रहे होंगे, तो आप उसको देख करके जो आप फील कर रहे होंगे वो मेमोरी के थ्रू अक्वेंटेंस होगा। और मेमोरी के थ्रू अक्वेंटेंस के साथ ये जो हमारी करंट न्यूरो साइंसेज हैं, इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा एक तरीके से इसे देखने की कोशिश की है कि मेमोरी के साथ हमेशा एक फीलिंग या इमोशन जो है वो जुड़े होते हैं, एक प्रपोजिशनल एटीट्यूड जुड़ा होता है जिसे रसल कहते हैं। वो उसका एक बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग ये हो सकती है कि वो जो लिम्बिक सिस्टम है वहां पे जो मेमोरी के सेंटर्स हैं और जो इमोशन के सेंटर्स हैं वो ब्रेन में बहुत ही आसपास हैं, और इसलिए हो सकता है कि हर
मेमोरी के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हो सकते हैं। तो रसल यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि जो आप मेमोरी को लेकर के आते हैं, वो मेमोरी जो है वो आपको इमीडिएट अवेयरनेस का हिस्सा लगती है उन ऑब्जेक्ट्स का जो आपके सेंसरी apparatus के सामने इमीडिएटली प्रेजेंट नहीं। फिर इसके बाद रसल इंट्रोस्पेक्शन पे जो है हमारा ध्यान लेकर के आते हैं, मनोचिंतन पे हमारा ध्यान लेकर के आते हैं, और मनोचिंतन में वो कहते हैं कि मनोचिंतन में हम जो इंटरनल स्टेट्स हैं हमारी, जो इंटरनल मेंटल स्टेट्स हैं हमारी, जो प्रोपोजिशनल एटीट्यूड्स हैं हमारे, जैसे कि हंगर हो गया, डिजायर हो गया, बिलीफ हो गया, ये सारे चीजों के बारे में इंट्रोस्पेक्शन होता है। या जो इंट्रोस्पेक्शन है वो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरनल स्टेट्स हैं, वो उनसे अक्वेंटेंस होना जो है वो इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन अक्वेंटेंस का इंट्रोस्पेक्शन का एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आप भूख के बारे में अपने आप को अवेयर महसूस कर रहे हो, आप अपने किसी मेंटल स्टेट के बारे में अवेयर महसूस कर रहे हो, बिना ये लेबल करते हुए कि मुझे एक्चुअली में भूख लगी है। आप बिना किसी प्रपोजिशनल क्लेम किए हुए, आप सिर्फ प्रपोजिशनल एटीट्यूड से ही जब आप परिचर्चित होते हैं, जो है जब आप परिचर्चा करते हैं, तो वो एक्वेंटेंस बाय इंट्रोस्पेक्शन होता है। और जो इंट्रोस्पेक्शन इस तरीके से जो जो टूल है, वो इंट्रोस्पेक्शन हमें हमारे इंटरनल स्टेट्स से अक्वेंट कराता है, वो हमारे इंटरनल स्टेट्स को ऑब्जेक्ट ऑफ एक्वेंटेंस बनाता है। अब ये जो इंट्रोस्पेक्टिव एक्वेंटेंस है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस से या स्वचेतना से या स्वचैतन्य से काफी रिजेंबल करती है, लेकिन ये जो इंट्रोस्पेक्शन होता है, इसमें आपका एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन ऑफ द सेल्फ जो है वो नहीं होता है। इसमें आप सेल्फ को एक्सप्लिसिटली जो है रिकॉग्नाइज नहीं करते। Russell considers the knowledge of the self ambiguous regarding it as an uncertain form of acquaintance. रसल कहते हैं कि ये जो सेल्फ का नॉलेज है ये एम्बिग्यूअस है, और ये एक अनसर्टेन फॉर्म ऑफ एक्वेंटेंस है, या ये एक अनसर्टेन, मतलब जब आप सेल्फ के बारे में जब आप चर्चा करते हैं, तो क्योंकि वो सेल्फ जो है, सेल्फ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं चेंजिंग मेंटल स्टेट्स के साथ, उनके बारे में अवेयरनेस के साथ, तो इसलिए जो सेल्फ है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, और इसलिए ये अनसर्टेन फॉर्म ऑफ एक्वेंटेंस रहता है कि आप अपने सेल्फ के बारे में पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। अब रसेल जो है एक्वेंटेंस के बारे में कहते हैं, रसेल एक्सप्लेन्स दैट एक्वेंटेंस अराइजेस थ्रू सेंसेशन विथ एक्सटर्नल सेंस डेटा एंड इंट्रोस्पेक्शन विथ इंटरनल मेंटल स्टेट्स लाइक थॉट्स एंड डिजायर। रसेल कहते हैं कि एक्वेंटेंस जो आपको सेंसेशन के थ्रू होता है, वो उसका जो कारण है वो सेंस डेटा है, और जो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जो आपका एक्वेंटेंस होता है उसका जो कारण है वो आपके मन के विचार, वासनाएं, भावनाएं इत्यादि हैं। मेमोरी जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपका acquaintance कराती है। He also suggests that we may also have acquaintance with the self, the entity aware of or desiring things. वो कह रहे हैं कि जो एंटिटी है, सेल्फ है, जो SELF विथ अ बिग S, कैपिटल S, उससे हो सकता है हमारा डायरेक्ट राबता हो। वो जो एंटिटी है जो कि अवेयर है, जो चीजों की डिजायर करती है, उसका उससे हमारा डायरेक्ट एक्वेंटेंस हो सकता है। फिर अब रसल यहाँ पे अमूर्त प्रत्ययों की बात लेकर के आते हैं, और वो कहते हैं कि आप जिन चीजों से अपने दिनचर्या में परिचित होते हैं, वो जो है वो कंक्रीट पर्टिकुलर्स हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन इन इंडिविजुअल्स के अलावा, इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के अलावा, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइम एटसेट्रा, तो इसके अलावा भी आप अक्वेंटेड होते हैं कॉन्सेप्ट से, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से। और उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को रसल कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सल हैं, जिन्हें बाद में एक्सप्लोर किया गया। अब दरअसल हम लोग एक थोड़ा सा अपना ध्यान डालें, जो है एक एग्जांपल, हम एक अक्वेंटेंस विद कंक्रीट थिंग्स, अक्वेंटेंस विद सेल्फ और अक्वेंटेंस विद यूनिवर्सल्स का ले लेते हैं। तो जब आप किसी कंक्रीट थिंग से जब आप अक्वेंट होते हैं, तो वहां पे उसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आप मान लीजिए किसी सर्दी के दिन में आप
गरम कॉफी के कप को छूते हैं और आप उसको जब महसूस करते हैं तो वो आप वहां पे भी एक्वेंट हो रहे हैं डायरेक्टली। और साथ ही साथ जब आप उस से जुड़े हुए किसी वाकये को याद कर रहे होते हैं, किसी इवेंट को याद कर रहे होते हैं, तो वहां आप अपने आपका इमोशन से आपका राब्ता होता है और वो मेमोरी के थ्रू होता है, बाय यूजिंग द फैकल्टी ऑफ मेमोरी। अब acquaintance with self जो है, acquaintance with self, being aware of your current desire to rest on a long day, where the awareness of the desire exists without explicitly identifying yourself as the self। कि जब आपको लगता है कि मुझे एक बड़े ही लंबे दिन के बाद मुझे आराम करने की जरूरत है, और जब आप आराम की जरूरत को समझते हैं बिना सेल्फ को जाने हुए, तो वो विदाउट एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ एज अ सेल्फ, बिना अपने आप को एक्सप्लिसिटली सेल्फ समझे समझते हुए आइडेंटिफाई जब आप करते हैं, तो वो अक्वेंटेंस विद द सेल्फ होता है। और ऐसे ही अक्वेंटेंस विद यूनिवर्सल्स का एग्जांपल एक आप ये ले सकते हैं कि आप जैसे कॉन्सेप्ट हो, न्याय का कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, जब आपका अक्वेंटेंस उससे होता है तो फिर आप कहते हैं कि आप यूनिवर्सल से आपका अक्वेंटेंस है, या ये एक तरीका है। रसल कहते हैं कि कैसे जो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन है वो कैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है और कैसे दूसरे लोगों के पे ऊपर अप्लाई होती है। और रसल कहते हैं कि नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, Russell explains knowledge by description as recognizing an object's existence through a specific description without direct acquaintance। Knowledge by description जो है वो आप किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में इन्फर करते हैं उसके स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन से, बिना डायरेक्ट एक्विंटेंस के। जब आप किसी लाइट को, या मान लीजिए आप सेब के लाल रंग को जब आप इन्फर कर रहे होते हैं, या सेब के हरे रंग को जब आप इन्फर कर रहे होते हैं, या उन सेब, तो अगर आपकी एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये कहेंगे कि वो जो सेब का लाल रंग है जी, वो तो दरअसल लाइट वहां से सेब से रिफ्लेक्ट कर रही है लाल रंग की, और वो कॉज कर रही है। तो आप उन वेवलेंथ से आपका डायरेक्ट एक्वेंटेंस नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन के थ्रू जब आपकी अंडरस्टैंडिंग मीडिएट होती है, किसी ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग की आपकी जो समझ होती है, जब वो किसी साइंटिफिक फिल्टर से, किसी थ्योरी के फिल्टर से जब मैनेज होती है, तो हम कहते हैं कि वो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन है। तो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को एक सेंसरी फिल्टर के थ्रू देख रहे हैं। सेंसरी फिल्टर के थ्रू कैसे देख रहे हैं? आप सेब के लाल रंग के अगर आप बताते हैं कि ये तो लाल रंग जी सेब से रिफ्लेक्ट करता हुआ लाल रंग के वेवलेंथ की लाइट है, वही लाल रंग है सेब का। तो जब आप ये कर रहे हैं तो आप नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, या नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन को आप समझ रहे हैं। जैसे कि ये इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि जो टॉलेस्ट माउंटेन है, वो माउंट एवरेस्ट है जो है। तो अगर आप कभी माउंट एवरेस्ट पे नहीं गए हों, तो आप दूसरे लोगों की इस बात पे कि वो माउंटेन एवरेस्ट टॉलेस्ट माउंटेन है, इस बात को मानते हुए आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन है। तो रसल इसके बाद इस फॉर्म की नॉलेज को कहते हैं कि ये बड़ी जरूरी है और बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज की जाती है। हम लोग कॉमन टर्म्स या प्रॉपर नेम्स यूज करते हैं जब हम डिस्क्रिप्टिव नॉलेज को इन्वोक करते हैं, या जब डिस्क्रिप्टिव नॉलेज को हम यूज करते हैं, तो हम प्रॉपर नेम्स का यूज करते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जैसे कि एप्पल, दिस एप्पल, या जैसे कि शेक्सपियर। जब हम शेक्सपियर को हम जब याद कर रहे होते हैं, या हम जब कहते हैं कि हम शेक्सपियर was the person who wrote brilliant plays like Hamlet, Julius Caesar, Venice of Merchants of Venice, etc. तो हम ये कह रहे हैं कि वो प्ले राइट हैं हेमलेट के, तो हम उन्हें प्रॉपर नेम से शेक्सपियर को रेफर कर रहे हैं, उनकी कृति को भी हम प्रॉपर नेम से रेफर कर रहे हैं। तो ये रसल इसके बाद कहते हैं कि जो मीनिंग कन्वेड है प्रॉपर नेम के द्वारा, वो सिर्फ तभी एक्सप्रेस हो सकती है जब उसका करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन हो, या जब उसके करस्पॉन्डिंग एक प्रपोजिशन। तो रसल यहाँ पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमारा ध्यान लेकर के आना चाहते हैं, और वो पॉइंट ये है
कि प्रॉपर नेम से जो आपको नॉलेज हो रहा है, वो प्रॉपर नेम से जो नॉलेज है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक डिस्क्रिप्शन होगा या उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक प्रपोजिशन स्टैंड करेगा। अब बिस्मार्क का एग्जाम्पल यूज करके रसल यहाँ पे हमें अक्वेंटेंस और इन्फेरेंस के बीच का फर्क समझाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि रसल, अगर ये बिस्मार्क जो है ये फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मन एम्पायर, मतलब हम जब बिस्मार्क को रेफर कर रहे हैं तो एक नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मन एम्पायर। तो इस नॉलेज को रसल कह रहे हैं कि आपने भले ही बिस्मार्क को कभी देखा ना हो, लेकिन ये नॉलेज आप पा सकते हैं, ये नॉलेज आप यूज कर सकते हैं इस दुनिया में, और ये नॉलेज जो है ये नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन है। सपोज अ स्टेटमेंट इज मेड अबाउट बिस्मार्क, मानिए कि बिस्मार्क के बारे में कोई एक कथन कहा जाता है। तो अगर बिस्मार्क खुद ही वो कथन कह रहे हो और आपसे उनका डायरेक्ट राब्ता हो, तो आप उनका नाम, तो अम, तो वो अपना नाम सेल्फ रेफरेंशियल जजमेंट के लिए यूज कर रहे होंगे। इफ बिस्मार्क himself is speaking, he has direct acquaintance with his own self and may use his name for a self referential judgment। जब आप अपने नाम को लेकर के या बिस्मार्क अपने नाम को लेकर के कोई एक स्टेटमेंट कहेंगे, तो वो सेल्फ रेफरेंशियल जजमेंट होगा, और वो जो डायरेक्ट एक्वेंटेंस होगा वो डायरेक्ट एक्वेंटेंस सेल्फ के साथ होगा। इस केस में जो उनका नाम है वो डायरेक्ट रेफरेंस है किसी एक ऑब्जेक्ट को, बिना किसी डिस्क्रिप्शन के। अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए आपको कोई डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। जो सेल्फ का नॉलेज है वो इमीडिएटली नोन है, या वो सेल्फ ल्यूमिनस नॉलेज है। लेकिन अगर कोई बिस्मार्क का दोस्त है जो कि उन्हें डायरेक्टली जानता है, वो बोलता है, तो वो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन हो जाता है। अगर बिस्मार्क या आप अपने बारे में स्वतः ही कोई बात कह रहे हैं, तो वो बात सेल्फ रेफरेंशियल जजमेंट होगा, और उसमें किसी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी। उसमें ये बताने के लिए कि सेल्फ है, मैं हूं जो कि ये एक सेल्फ है, और वो सेल्फ ये कह रहा है, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप सेल्फ रेफरेंशियल जजमेंट पास ऑन कर रहे होंगे। लेकिन जब आपका कोई दोस्त आपको रेफर कर रहा होगा, तो वो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन होगा, और जो फ्रेंड होगा वो आपके सेंसरी डेटा से एक्वेंटेड होगा, जो कि बिस्मार्क की बॉडी की है, और इन्फर ये किया जाएगा कि वो बिस्मार्क जो है जो बातें बोल रहा है वो उसका माइंड उससे बुलवा रहा है। तो आप किसी का दिमाग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये इन्फर करते हैं कि उसका एक दिमाग है, और उसके लिप्स से, उसके बॉडी से जो वक्तव्य बोला गया है वो उसके माइंड का, उसके एक एक्सप्रेशन है, उसके माइंड का एक परिचय है। द बॉडी इज नोन ओनली थ्रू द सेंस डेटा, आप किसी की बॉडी सिर्फ सेंस डेटा के थ्रू ही जानते हैं। अपनी बॉडी भी आप सेंस डेटा के थ्रू ही जानते हैं। ये ये क्लेम गलत है। आप अपनी बॉडी, जो बॉडी है आपकी, वो सेंस डेटा के थ्रू जानी जाती है, और डिपेंडिंग ऑन पर्सपेक्टिव एंड टाइम, ये आप किसी चीज किसको किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, और समय कितना गुजरा है उस पर डिपेंड करता है। तो जो स्पीकर की नॉलेज है बिस्मार्क को लेके, वो अलग अलग समय पे उसके क्या व्यूज थे, उसके क्या पर्सपेक्टिव था, उसको लेकर के। तो जब हम बिस्मार्क की बात कर रहे हैं, तो 90 के 70 के दशक के बिस्मार्क की बात कर रहे हैं, या हम किस सदी के किस दशक के बिस्मार्क के, जैसे आपके लाइफ में भी बहुत सारे फेजेस होते हैं ना, वैसे ही जो है कि आपके जब आप बचपन में होते हैं तो आप थोड़े से केयरलेस होते हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आपके लिए आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, या हेल्प आ जाएगी जो है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो वो जब हेल्प वगैरह हट जाती है, तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर is that our perspective and time changes, and in that sense our sense of self also changes। समय के साथ पर्सपेक्टिव चेंज होता है, और पर्सपेक्टिव के साथ उस पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ सेल्फ चेंज होता है। तो जब आप किसी
प्रॉपर नेम को, जैसे कि बिस्मार्क हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मन एम्पायर को रेफर कर रहे होते हैं, तो आप दरअसल एक डिस्क्रिप्शन को रेफर कर रहे होते हैं, एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम, एक सर्टेन पॉइंट इन स्पेस पे। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट एक्विंटेंस का और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन का। जब बिस्मार्क अपना नाम खुद के लिए रेफर कर रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्विंटेंस हो गया, उसके लिए हमें कोई डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है कि अपने, जैसे आपके मदर अगर आपसे कुछ बोल रही हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है कि आपकी मदर आपसे कुछ बोल रही है। लेकिन कोई अगर अजनबी आपसे बात कर रहा है, कोई अजनबी आपसे कुछ कह रहा है, तो उसके लिए आपको उसको जानने के लिए, उसका कॉन्टेक्स्ट, टाइम एक्सेट्रा समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। अब क्विंटेंस के एक और डिस्टेंट फॉर्म को यहाँ पे रसल लेकर के आते हैं, और वो कहते हैं सम कंसिडर समवन लाइक यू और मी मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट बिस्मार्क ऑन अ वेग मास ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। अगर मान लीजिए कि हम लोग जो हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है बिस्मार्क नाम के इंसान पे, उसके बारे उसको हम पढ़ के, उसको जान करके हम एक स्टेटमेंट अगर हम प्रोक्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि हम ये क्लेम करते हैं कि जो बिस्मार्क थे वो पहले चांसलर थे जर्मन एम्पायर के, तो इस डिस्क्रिप्शन को वैलिड होने के लिए हमें जो इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर विथ विच वी हैव डायरेक्ट अक्वेंटेंस। हमें इसे जोड़ना पड़ेगा उस चीज के साथ जिसका हमारा डायरेक्ट अक्वेंटेंस है, और वो डायरेक्ट अक्वेंटेंस है डिस्क्रिप्शन ऑफ बिस्मार्क्स बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, एज वी सी इन अ पेंटिंग, हम पेंटिंग को देख करके कहते हैं कि ये बिस्मार्क की पेंटिंग है और ये बिस्मार्क फर्स्ट चांसलर ऑफ इंग्लैंड थे जो है। तो आपको अगर ये डिस्क्रिप्शन को वैलिड करना है, तो आपको इसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्ट एक्वेंटेंस के साथ देखना, के साथ जोड़ना होगा। तब जो आपका थॉट होगा वो कोहेरेंट बन पाएगा, आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा बिस्मार्क का वो कोहेरेंट बन पाएगा। और ये जो इनडायरेक्ट रेफरेंस है एक तरीके से, वो जरूरी है, वो नेसेसरी प्री कंडीशन है फॉर मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट विथ विच वी आर नॉट डायरेक्टली एक्वेंटेड विथ। तो ये नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो है, ये कैसे हमारे उन चीजों के लिए बड़ी जरूरी है जहां पे हम चीजों के बारे में डायरेक्टली अवेयर नहीं होते हैं, डायरेक्टली वो हमारे एक्वेंटेंस में नहीं रहती हैं। इनडायरेक्ट एक्वेंटेंस का एक और एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जब आप किसी हिस्टोरिकल फिगर को रेफर करते हैं, जैसे कि शेक्सपियर जिन्होंने मैकबेथ लिखा, तो आप उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए rather than direct acquaintance, you are trying to understand him, trying to describe him through the filter of historical knowledge or knowledge by description. So all historical knowledge is knowledge by description. The knowledge of beliefs is by asserting your faith in a knowledge by description. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर्स और यूनिवर्सल्स पे थोड़ी चर्चा रसल यहाँ पे करते हैं, और रसल कहते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये एग्जांपल यूज करते हैं, द मोस्ट लॉन्ग लिव्ड ऑफ मैन, सबसे ज्यादा जिंदा व्यक्ति इंसानों में जो है, जब आप इसे रेफर करते हैं, जब आप इसे यूज करते हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर को रेफर कर रहे होते हैं। हालांकि जो इसमें डिस्क्रिप्शन है वो पूरे तौर पे यूनिवर्सल से है। लॉन्ग लिव्ड जो है वो यूनिवर्सल है, मैन जो है वो यूनिवर्सल्स है। लेकिन ये जो एग्जिस्टेंस है वो किसी एक व्यक्ति के बारे में है, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में है, जिससे आपका कोई डायरेक्ट एक्वेंटेंस नहीं है, या फिर कोई स्पेसिफिक इन्फरेंसेस नहीं है, का बेसिस नहीं है आपके पास, क्योंकि कोई डायरेक्ट एक्वेंटेंस नहीं है। रसेल ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ट्रुथ्स के बारे में नॉलेज है, हमने दो प्रकार की नॉलेज शुरुआत में हम लोगों ने डिस्टिंग्विश की थी, नॉलेज ऑफ थिंग्स एंड नॉलेज ऑफ ट्रुथ्स। तो रसेल आर्ग्यू करते हैं कि जो नॉलेज ऑफ ट्रुथ्स है, ये एक्वेंटेंस विथ यूनिवर्सल्स चाहिए इसे, या अमूर्त प्रत्ययों से इसका राबता होना चाहिए। जो सत्य के बारे में जो आपकी नॉलेज है या जो आपका ज्ञान है, उसके फाउंडेशनल बेसिस के लिए हमें अक्विंटेंस विथ यूनिवर्सल्स या अमूर्त प्रत्ययों से अक्विंटेंस होना जरूरी है, जो कि सेंस डेटा से डिफर करते हैं। ठीक है, a description relying solely on universal lacks the concreteness
नीडेड फॉर मीनिंगफुल इन्फरेंसेस। रसेल कहते हैं कि ये जो आप यूनिवर्सल्स होते हैं जो कि कोई जिनका कोई कंक्रीट फॉर्म नहीं होता है, उनसे मीनिंगफुल इन्फरेंसेस डेवलप करना बड़ा ही मुश्किल होता है। और कन्वर्सली रसेल कहते हैं कि रसेल अ स्टेटमेंट लाइक द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मन एम्पायर वाज एन एस्ट्यूट डिप्लोमैट combines universals and particulars, enabling judgments grounded in specific details such as information derived from direct or indirect acquaintance, reading or hearing about the subject. तो रसल यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जब आप सिर्फ यूनिवर्सल्स का ही उपयोग करते हैं किसी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए या किसी डिस्क्रिप्शन को फ्रेज करने के लिए, तो वो मीनिंगफुल नहीं रह जाती, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को इंगित कर रही है, वो इंडिविजुअल सब्सटेंस को नहीं इंगित कर रही है। जो स्टेटमेंट जहां पे आप यूनिवर्सल्स और पर्टिकुलर्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं, वो स्टेटमेंट्स ज्यादा प्रमाणिक होती हैं, वो स्टेटमेंट्स जो है वो ज्यादा कंक्रीट होती हैं। अब यूनिवर्सल्स जैसे कि यूनिवर्सल्स क्या हो सकते हैं? यूनिवर्सल हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलेस्ट माउंटेन या द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अब ये आप डायरेक्टली तो परसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक परिकल्पना है आपके दिमाग में कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज को लेकर के, कुछ एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के आपने एक परिकल्पना बना ली है, और उन परिकल्पनाओं से आपका डायरेक्ट एक्वेंटेंस नहीं है, या इमीडिएट आप उनको नहीं जान पा रहे हैं। वो यूनिवर्सल्स हैं। जैसे कि टॉलेस्ट माउंटेन, अब टॉलेस्ट माउंटेन भाई अर्थ पे जो है वो एवरेस्ट है, जुपिटर पे कोई और ग्रह होगा। ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट्स हम बनाते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो यूनिवर्सल्स होते हैं, और जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो पर्टिकुलर्स, जैसे कि द फर्स्ट मैन टू विन अ नोबेल प्राइज मैरी क्यूरी वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिस्ट। अब इसमें जो है हमने कंबाइन किया है नोबेल प्राइज विनर, जो कि कई सारे हो सकते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल है, और इसको हमने पर्टिकुलर नॉलेज के साथ हमने जोड़ा है। और वो पर्टिकुलर नॉलेज क्या है? मैरी क्यूरी के बारे में डिस्क्रिप्शन है, और ये जो है हमें जजमेंट पास ऑन करने में ये हमें हेल्प करता है। अब फ्रॉम डायरेक्ट एक्वेंटेंस टू नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स अबाउट थिंग्स नोन बाय डिस्क्रिप्शन फंक्शन एज रेफरेंसेस टू एक्चुअल थिंग्स डिस्क्राइब। जो स्टेटमेंट आप क्लेम करते हैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू, वो एक तरीके से रेफरेंस के तौर पे काम करती हैं, जो एक्चुअल चीज जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, aiming to assert something with the authority of direct acquaintance। और ये इसका एम क्या होता है? किसी चीज को assert करना with the authority of direct acquaintance, like Bismarck speaking about himself। तो जो लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज एक तरीके से आपको उन स्टेटमेंट्स को, उन डिस्क्रिप्शंस को क्लेम करने देती है, को रेफर करने देती है, वो स्टेटमेंट्स जिनको लेकर के कोई एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल बिस्मार्क को जब आप रेफर करते हैं, तो आप लैंग्वेज यूज करते हैं बिस्मार्क एक्चुअल पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसकी नॉलेज आपके पास हिस्ट्री या नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन के थ्रू है। However, there is a spectrum of removal from direct acquaintance with the relevant particulars, from Bismarck himself to those who knew him, to those who only know of him through historical accounts, and finally to abstract descriptions like the longest lived of men। अब ये जो डायरेक्ट एक्वेंटेंस है, इसमें भी एक वेरिएशन होती है, और वो वेरिएशन जैसे कि अब बिस्मार्क अगर खुद को जाने, तो वो उसमें जो सर्टेनिटी होती है वो हाईएस्ट होगी, लेकिन बिस्मार्क को दूसरे लोग जो बिस्मार्क समझते हैं, उसमें कुछ एक थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा। फिर जो उनके अकाउंट से जो लोग बिस्मार्क को समझते हैं, बिस्मार्क को अकाउंट से, को हिस्टोरिकल अकाउंट से समझते हैं, तो वो जो है, वो जो उसका डिस्क्रिप्शन वो समझते हैं, वो डिस्क्रिप्शन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन के जैसा ही है, वो डिस्क्रिप्शन यूनिवर्सल्स को समझने की जैसा डिस्क्रिप्शन ही है। तो तो ये जो स्पेक्ट्रम है एक्विंटेंस का, वो स्पेक्ट्रम फ्रॉम मोस्ट सर्टेन टू लीस्ट सर्टेन की तरफ जाता है। और
प्रपोजिशंस derived from universal offers less direct knowledge। जो यूनिवर्सल्स के थ्रू जो नॉलेज आपको मिलती है वो बहुत ही कम डायरेक्ट होती है और कम एक्वेंटेंस उसमें आपका होता है, rather than वो जो आप पर्टिकुलर से जब आप परिचित होते हैं, जो है जब आप पर्टिकुलर से किसी मिलते हैं उसके मुकाबले। While closer acquaintance allows for more specific proposition about the actual object। ये जो closer acquaintance है जो है, जब आप किसी चीज से आपका ज्यादा closer acquaintance होता है तो आप उसके बारे में स्पेसिफिक प्रपोजिशंस क्लेम कर सकते हैं rather than जब आप यूनिवर्सल्स के थ्रू किसी चीज को जानते हैं। और इस क्लोजर एक्वेंटेंस को समझने के लिए, जैसे कि अगर रसल ये बस्मार्क अपने बारे में खुद ही कुछ बात बोलें कि बिस्मार्क एज स्पोकन बाय समवन हु पर्सनली न्यू हिम। जब किसी कोई व्यक्ति जैसे कि बिस्मार्क को जानने वाला कोई व्यक्ति उनके बारे में बोले तो उसे क्लोजर एक्वेंटेंस का एग्जांपल लिखा जाएगा। और जब हम यूनिवर्सल्स को करेंगे तो उससे हमारा जो हमारा राबता होगा या जो हमारा एक्वेंटेंस होगा वो थोड़ा सा फार फेच्ड होगा, या वो हमें एक फिल्टर के थ्रू, एक कॉन्सेप्ट के फिल्टर के थ्रू, एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हमारा एक्वेंटेंस होगा। तो ये दो प्रकार के एक्विंटेंस के बीच में रसल डिस्टिंग्विश करते हैं, और रसल ये कंक्लूड करते हैं फाइनली कि दैट नॉलेज गेन्ड थ्रू डिस्क्रिप्शन ultimately depends on direct acquaintance, stating his fundamental principle: every proposition we can understand must consist entirely of constituents with which we are acquainted। दरअसल ये कंक्लूड करते हैं कि जो नॉलेज आपको डिस्क्रिप्शन से गेन होती है वो डायरेक्ट एक्विंटेंस पे डिपेंड करती है, और अपना एक प्रिंसिपल, रसल कहते हैं, अपना एक प्रिंसिपल, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो निकालते हैं, और वो कहते हैं कि हर प्रपोजिशन जो कि हम समझते हैं वो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेकर के होनी चाहिए जिनसे हमारा डायरेक्ट एक्विंटेंस है या जिनसे हम अक्वेंटेड हैं। ठीक है। To meaningfully use words in everyday language, direct knowledge of particulars is essential। रसल कहते हैं कि आपको मीनिंगफुल वर्ड यूज करने के लिए ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आपको मीनिंगफुल वर्ड्स आपको यूज करना जरूरी है। किस लिए यूज करना जरूरी है? इनडायरेक्ट नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर्स इज एसेंशियल। आपको अगर मीनिंगफुल वर्ड यूज करने हैं तो आपको इनडायरेक्ट नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर्स जो है वो यूज करनी है, और वो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जूलियस सीजर को रेफर करते हैं तो हमारे पास हालांकि उनके रिलेटेड एक डायरेक्ट एक्वेंटेंस नहीं होगा, लेकिन हम डिस्क्रिप्शंस पे रिलाई करते हैं, और वो डिस्क्रिप्शंस ये हो सकती हैं कि अ पर्सन हु डाइड ऑन द आइड्स ऑफ मार्च, जो 15 मार्च की तारीख पे जिसकी मृत्यु हुई, या वो जो रोमन एम्पायर का शासक था या जो फाउंडर था रोमन एम्पायर का, उसको हम रेफर करते हैं। तो जब हम ये मीनिंगफुल वर्ड्स यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो एक तरीके से हमें इनडायरेक्ट नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर्स जो है वो एसेंशियल होती है, वो जरूरी होती है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट एक्विंटेंस वो इम्पॉसिबल होता है, जैसे कि जूलियस सीजर से अब आपका डायरेक्ट एक्विंटेंस नहीं हो सकता। तो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो होती है वो हमें उन चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, या हमें ज्ञान देती है जिन्हें हमने कभी डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया है। और ये इस प्रकार से जो नॉलेज होती है, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो होता है, वो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन एक तरीके से हमारे इमीडिएट सर्कमस्टेंस को, हमारे इमीडिएट प्राइवेट एक्सपीरियंस को एक ब्रॉडर पब्लिक नॉलेज के साथ जोड़ती है, और उसे ट्रांसेंड करती है, हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंस को ट्रांसेंड करती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास इमीडिएटली प्रेजेंट नहीं है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इनडायरेक्ट नॉलेज थ्रू डिस्क्रिप्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को रेफर कर रहे होते हैं तो हम उस फिजिसिस्ट को रेफर कर रहे होते हैं जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया, और जब हम उसको रेफर करते हैं तो हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शंस हैं उससे हम व्यक्ति का, एक व्यक्तित्व का
हम निर्धारण करते हैं कि फिजिसिस्ट एक कैसा होता होगा, और उस दर्जे का फिजिसिस्ट जिसने साइंस की पिछले दशक की एक शानदार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसका व्यक्तित्व कैसे होगा। तो जब हम ये रेफर करते हैं तो ये इनडायरेक्ट नॉलेज है डिस्क्रिप्शन के। और ये पब्लिक लैंग्वेज क्या होती है? पब्लिक लैंग्वेज वो होती है जब हम अपने शेयर्ड नॉलेज को यूज करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के को डिस्क्राइब करने के लिए, या एक्सपीरियंसेस को डिस्क्रिप्शन देने के लिए जब हम यूज करते हैं। जैसे जब हम ग्लोबल वार्मिंग शब्द यूज करते हैं, फ्रेज यूज करते हैं, या जब डेमोक्रेसी शब्द यूज करते हैं, तो हम लोग पब्लिक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। हम लोग एक कॉमन समझ को रेफर कर रहे हैं जो कि उस टाइम की उस टाइम फ्रेम के उस कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट है, या उस टाइम फ्रेम की जनित है। अब एक थोड़ा-सा हम लोग एक पूरा इस चैप्टर का रिकैपिटुलेशन कर लेते हैं, जो है इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को उठा लेते हैं। तो रसेल कहते हैं कि नॉलेज बाय एक्विनेंटेंस एक चीज़ होती है और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन एक चीज़ होती है, और इस प्रकार वो एक एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करते हैं जो कि उन्हें रियलिज्म की तरफ लेकर के जाता है। और वो कहते हैं कि ये जो अप्रोच है जो है, ये ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से कैटेगराइज कर सकती है, और एम्फसाइज द मीनिंगफुलनेस ऑफ लैंग्वेज, की कैसे भाषा हमारे व्यवहार को, हमारे विचारों को प्रतिबिंबित करती है, और कैसे भाषा हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। वो हम इन जो नॉलेजेस को के थ्रू हम समझ सकते हैं। फिर इसके बात कि हम मीनिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस में नहीं है। इन चीजों को कंसिडर करते हुए रसेल ये आर्ग्यू करते हैं कि जो रेल्म ऑफ एक्वेंटेंस है वो आपको सबसे सिक्योर रेफरेंसेस हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। जिन चीजों को आपने डायरेक्टली परसीव किया है, उन चीजों के बारे में जो नॉलेज है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल बेसिस हो सकता है आपकी नॉलेज का। और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो है, वो एक तरीके से हमें इन्फर करने पे मजबूर करता है, वो जो इन्फरेंशियल नॉलेज है, और वो डायरेक्ट एक्विंटेंस को हमें इन्फर करने में हेल्प करता है, और हमें एरर के लिए वो वर्नरेबल रहता है, क्योंकि हम जो चीज है उसे हम डायरेक्टली अपने नजरों के सामने या अपने सेंसरी apparatus के सामने देख नहीं रहे। और इसकी जो सत्ता है, जो नॉलेज पर डिस्क्रिप्शन की सत्ता है, ये आधारित है उन चीजों पे जिनके विषय में आपकी जो समझ है वो भ्रमित हो सकती है। अब क्विंटेंस और डिस्क्रिप्शन के बीच में का एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं। वी माइट बी acquainted with the concept of a mountain through sense data, but our knowledge of its exact size or geographical location comes from description or inferences, leaving us open to error। कि आप अपने सेंस डेटा के थ्रू आप एक माउंटेन के बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन उसके एग्जैक्ट साइज के बारे में, उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जब आपको सोचना होता है, जब आपको कोई जजमेंट पास करना होता है, तो वहां पे आप डिस्क्रिप्शन का सहारा लेते हैं, वहां पे आप इन्फरेंसेस का सहारा लेते हैं, और इसलिए एरर की संभावना या भ्रांति की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन है ये, क्योंकि आपके डायरेक्ट एक्विंटेंस में नहीं है, आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस में नहीं है, इसलिए ये जो नॉलेज है ये भ्रम का कारण बन सकती है। और इनडायरेक्ट नॉलेज का क्रिटिक एक रसल देते हैं, और ये कहते हैं कि हम लोग ये सब जानते हैं कि वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल करता है, लेकिन ये जो नॉलेज है ये हमारे इन्फरेंस पे डिपेंडेंट है, और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंसरी डेटा which may not fully represents the physical process of boiling itself। ये जो नॉलेज है ये आपकी एक फिल्टर के थ्रू आ रही है, एक साइंटिफिक फिल्टर के थ्रू आ रही है, एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के फिल्टर के थ्रू आ रही है, कि एक सेल्सियस स्केल होती है। क्योंकि यही आप केल्विन स्केल में जाएंगे तो आपको कुछ अलग मिलेगा, फ़ारेनहाइट स्केल में जाएंगे तो आपको कुछ अलग मिलेगा, वाटर यही टेम्परेचर है ना, वाटर अलग तापमान पे वहां पे बॉईल कर रहा होगा, लेकिन जो असली में तापमान है वो तो कुछ एक रहा होगा। तो वो जो है वो आपके सेंसरी डेटा को मिलता है, सेंसरी एक्सपीरियंस से मिल सकता है, जो एग्जैक्ट चीज है, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। और इस सेंस में जो डिस्क्रिप्शन है सेंसरी डेटा का, वो जो
प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग है, उसको पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब कुछ क्रिटिक्स भी, ऐसा नहीं है कि रसेल की थ्योरी क्रिटिक्स से परे है। कुछ क्रिटिक्स ने रसेल की थ्योरी को जो है क्रिटिक्स ने क्रिटिक किया है, और वो कहते हैं कि ये जो सेंस डेटा की जो ये इनकी डेफिनेशन है जो है, जो कि ये सजेस्ट करती है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो अननोएबल है, अपीयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू हिज नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन थ्योरी। कि ये जो आप दुनिया की नॉलेज जो होती है, आपको ये फिजिकल नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड की जो नॉलेज हो रही है वो अननोएबल अगर आप कहें, तो आपकी जो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन की थ्योरी है वो तो फेल कर जाएगी। क्योंकि अगर आप माने कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उसे आप जान ही नहीं सकते, तो जो डिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा है वो भी तो एक मिथ्याचार ही मिल रहा है। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं, और इसके साथ-साथ क्रिटिक्स कहते हैं कि इफ वी कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्quainted विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, इट इज आर्ग्यूड दैट नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन माइट नॉट ट्रूली बी नॉलेज एट ऑल। अगर हम ये कहें कि नॉलेज जो है किसी हम फिजिकल ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एक्quainted नहीं है, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट से, तो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एक्quainted नहीं है, तो इस सेंस में वो नॉलेज हो ही नहीं सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, इस व्यू के हिसाब से जो एक्वेंटेंस है वो सिर्फ हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन से है ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, एंड आवर नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड इज इनडायरेक्ट एंड रेफरेंशियल। तो इस व्यू के हिसाब से जो लोग इस व्यू को मानते हैं कि हम, क्योंकि फिजिकल ऑब्जेक्ट से कई बार हमारा राबता नहीं होता है, तो वो नॉलेज हो ही नहीं सकती है। और अक्वेंटेंस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट से नहीं होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन से होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के। और इस सेंस में जो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हमारी नॉलेज है वो इनडायरेक्ट है और इन्फरेंशियल है। अब रसेल कुछ ये क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, और हिज थ्योरी सजेस्ट दैट आवर इंप्रेशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड आर डिस्टॉर्टेड एंड इनडायरेक्ट, एंड वी आर ओनली एक्वेंटेड विद सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस रादर देन रियलिटी इटसेल्फ। रसेल की थ्योरी जो है वो ये कहती है कि हम सिर्फ इंप्रेशंस जो हैं उनसे हमारा राब्ता होता है, और वो जो हैं वो डिस्टॉर्टेड हैं और वो इनडायरेक्ट हैं। इसलिए जिन चीजों से हम अक्वेंटेड हैं वो सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, वो वस्तुओं का प्रतिरूपण है, हमारा एक विषयी प्रतिरूपण है। एक सब्जेक्ट कैसे रिप्रेजेंटेशन फॉर्म कर रहा है, हम उससे के थ्रू रियलिटीज को हम इन्फर कर रहे हैं। और इस सेंस में जो हमारा जो हमारा इंप्रेशंस हैं, जो हमारे रियल वर्ल्ड को लेकर के इंप्रेशंस हैं, वो इनडायरेक्ट हैं। और इसलिए कहते हैं, रसेल ये कंक्लूड करते हैं कि जो रियलिटी है वो सीरीज ऑफ इन्फरेंशियल जजमेंट्स, नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू आवर एक्सपीरियंस। इसलिए रसेल कहते हैं कि जो रियलिटी है वो अचेतन रूप से इन्फरेंशियल जजमेंट्स है, जो कि हमारे एक्सपीरियंस को इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। क्योंकि एक हम जो महसूस करते हैं या दुनिया को जो हम देखते हैं, वो हम दुनिया को एक प्रतिरूपण संरचना के रूप में, एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। और इसलिए जो रियलिटी है वो हमारे लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, उसके एक प्रतिरूपण को हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे नॉलेज के कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पे, जो रसल बताते हैं कि नॉलेज ऑफ थिंग्स होता है, नॉलेज ऑफ ट्रुथ होता है, नॉलेज ऑफ थिंग्स जो होता है, वो नॉलेज ऑफ थिंग्स आपका दो प्रकार में डिवाइडेड है। एक नॉलेज बाय क्विंटेंस और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप एक दुनिया का, एक वर्ल्ड का एक थ्योरी मेकिंग करते हैं, दुनिया के बारे में एक समझ स्थापित करते हैं उन चीजों के, उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, जो कि आपको इमीडिएटली आपके माइंड में प्रेजेंट नहीं है, जो कि इंट्रोस्पेक्शन से आए या मेमोरी से आए, लेकिन वो इमीडिएटली आपके अवेयरनेस में प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोगों ने इन सारे डिस्टिंक्शंस को देखा, और फिर कुछ लोगों के क्रिटिक भी हम लोगों ने देखे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।